हेलो स्टूडेंट्स, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 2 का हम कर रहे थे यूनिट 3। जो आपका इसका फर्स्ट लेसन है प्राइम मिनिस्टर, उसका पहला वीडियो आपने देखा होगा। उसका अब आगे का पार्ट, सेकंड पार्ट हम यहाँ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ अ लार्ज बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 60 to 70 मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर को जो सजेस्ट करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो कितने होते हैं? उनका अबाउट 60 to 70 मिनिस्टर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. While the cabinet is a small body consisting of 12 to 25 ministers, it consists only of cabinet ministers. It is part of the council of ministers. साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या साइज होता है, कितने हो सकते हैं? इन प्रैक्टिस द नंबर ऑफ काउंसिल members varies from 35 to 70 and from 12 to 25 in the cabinet. बेसिकली देखिए, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब आपके कैबिनेट में आते हैं. बाय अमेंडिंग आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था. The provision was made that the maximum size of the Council of Ministers would be only 15% of the total number of Lok Sabha. नहीं तो लोगों को खुश, अपनी पार्टी के मेंबर्स को खुश करने के लिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कितने भी मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रख सकते थे, पर नहीं, इसका एक रूल है कि 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा, 545 मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किस तरह के मिनिस्टर होते हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट. देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट. इट शुड बी प्राइम मिनिस्टर. द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ चेंज फ्रॉम, देखिए बहुत इसमें काफ़ी कुछ मिसप्रिंट है, तो यहाँ टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, इट शुड नॉट बी प्रेसिडेंट. The size of the Council of Ministers has changed from time to time and at the will of the Prime Minister. There are 3 types of ministers. First, the Cabinet Minister. They are head of their respective department, that is finance, defense, etc. This is the most important part of the Council of Minister. The meeting of the Cabinet is chaired by the Prime Minister. Head होते हैं, वही chair करेंगे. The proceedings of इट्स मीटिंग्स आर कैप्ट सीक्रेट. कैसे नहीं होता कि वहाँ जो भी कुछ हुआ उस प्रोसीडिंग को सीक्रेट रखा जाता है, गवर्नमेंट के काम में, पब्लिक में नहीं बताया जाता. डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली बाय देम, सब आपस में मिल के डिसीजन लेते हैं. ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स आर्टिकल 352 नेशनल emergency. Second, the Minister of State. These are the junior ministers of the Council of Ministers. They can also be given independent departments. Only on receiving the invitation do they participate in the proceedings of cabinet meeting. Third, deputy minister. This is the third category of ministers in the Council of Ministers. He works as an assistant minister. The ministry allocates work to the minister under whom he works. They do not participate in cabinet meetings. देखिए, अब है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Like the Prime Minister of Britain, the Prime Minister of India is also the focal point of the conception, life and death of the Council of Ministers and the Cabinet. India has adopted a system of parliamentary governments. आपको पता है हमारे यहाँ पे parliamentary governance होती है. जो भी बिल आते हैं, जो भी रूल बनते हैं, लॉज बनते हैं, वो सब पार्लियामेंट में ही पास होते हैं, उसी में लाए जाते हैं, वहीं पर बनते हैं, वहीं पे उनके ऊपर बहस होती है और फिर वो लॉ बन जाते हैं. इन विच द प्रेसिडेंट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द रियल एग्जीक्यूटिव. होता है सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे, बट बेसिकली करते कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. According to Article 75, the first part of the Constitution, the President appoints the Prime Minister and constitutes
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. We can also say that the prime minister's role is important in the formation of council of minister. prime minister जिसको भी चाहे उसे अपनी council of minister में ले सकते हैं. The prime minister has the right to allocate the portfolios of ministers. किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किनको फाइनेंस देना है, किनको फॉरेन डिपार्टमेंट देना है, किनको होम मिनिस्ट्री देनी है, वो सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं. टू स्टैब्लिश, प्रमोट और डिमोट दैम. उनको किसी का काम अच्छा लगता है तो उसको प्रमोट करते हैं. स्टेट मिनिस्टर जो है उनका, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट से उसको वो कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना सकते हैं. ये सारी चीज़ों का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को लेने का राइट है. The Prime Minister leads all the activities and proceedings of the Council of Ministers. Thus, it can be said that in the parliamentary system of government, the Prime Minister has been given a lot of powers by the Constitution of India. बहुत सारी powers Prime Minister को Constitution में दी गई हैं. But his power is dependent on his personality. मैंने आपको बताया मनमोहन सिंह एंड मोदी की पर्सनैलिटी में आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं. The position achieved in his political party, the position of the Prime Minister's party in the country's politics, the success and failures achieved in the then national and international practical politics. अभी जैसे आप देखते होंगे हर चीज़ में मोदी मोदी होता है ना, मोदी ने आके फॉरेन पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज कर दी, उनकी वजह से फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट वाली उससे देखते हैं. A powerful prime minister can choose ministers willingly. If there is another powerful person in the party who can challenge him, then in that case the prime minister may face difficulties in the formation of the cabinet. इसलिए उन्होंने कहा है कि डिपेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी कैसी है. The division of departments. This type of situation happens during the reign of Pandit Jawaharlal Nehru when Sardar Patel was alive. दोनों ये काफ़ी अच्छे कैलिबर के नेता थे. After his death, Nehru emerged as a charismatic leader because there was no other leader of his stature then. Political experts say that Indira Gandhi also did not let any other member reach her stature during his reign, and her position became very strong after the creation of Bangladesh. जैसे मोदी की है, she held key portfolios of the cabinet under her jurisdiction. अधिकतर जो की पोर्टफोलियो थी वो उन्होंने अपने पास ही रखे हुए थे. The situation changed when the Janata Party gained power in 1977. इमरजेंसी लगाने के बाद ये हार गई थी, जनता पार्टी फिर ने रूल किया था. A joint cabinet is formed in the coalition government in which the prime minister's authority is limited in the selection of ministers. The prime minister's position has changed even more after the 1989 general election. Now minority coalition governments have came under governance. देखिए, जब भी कभी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो उतने अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाता जितना कि अगर आपकी मेजॉरिटी पार्टी है और आपकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, फुल मेजॉरिटी मिली है, उनके जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे. Now minority coalition governments have come under governance and the prime minister's position has become even more weak. In general, the prime minister's position in India has been similar to that of the captain of a cricket match team in the cabinet. In the contemporary era, there is workload and responsibilities of the minister has increased due to continuous expansion in the functions of the government, due to which the size of the cabinet has increased. At the same time, the question of leadership in the formation of cabinet committees has come up as a complex problem in the last few decades. देखिए, लास्ट फ्यू डेकेड्स में जो अब कैबिनेट कमेटीज़ बनाई जाती थी, उनके फॉर्मेशन में भी थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल हुई. बात वही है ना कि प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो और कोई और हो, और लोग हों इस तरह के जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल तो होती है.
The Prime Minister's post has again become powerful to solve the confusion of expansion of works and leadership of committees. यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. Therefore, we can say that the Prime Minister supervises and controls the entire Council of Ministers and administration. In an influential person, if an influential person gets appointed to this post, then the importance of this post increases continuously. जैसे आजकल आप देख रहे हैं मोदी है, मोदी के सामने किसी की भी बोलने की कोई भी नहीं बोल सकता. वो इतने स्ट्रॉन्ग है और डिसीजन स्ट्रॉन्ग है. दूसरा ये कि उनके जो डिसीजन है मोस्टली वो काफ़ी अच्छे रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. आर्टिकल 52 and 78 of section 5 of the Indian Constitution describe the executive of the Indian Union. The federal executive includes the president, vice president, prime minister, cabinet, attorney general. The head of the executive is called the president. एग्जीक्यूटिव के हेड को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं. अंडर द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव who exercise his duties with aid and advice of the cabinet and the prime minister. मतलब एग्जीक्यूटिव के वैसे फॉर्मल हेड कौन है? वो तो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा कुछ करते नहीं हैं. वो जो भी कुछ करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के सजेशन पर ही करते हैं, उन्हीं से सजेशन लेते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. एज अ फॉर्मल हेड he have not given any real powers to not given real powers to our president. एक्चुअली इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही सब उनको करना है ना. He is a symbol of unity and integrity, our president, but made his office dignified. Instead of being a powerful ruler of the state, he is a symbol of unity and integrity of the Indian state. Even though his position is that of the statutory speaker, his position in governance is similar to a pivot that can balance the constitutional system in times of crisis. Political experts are of the view that even after proper constitutional provisions, the office of the President of India, his constitutional and political responsibilities and his role as a political institution still remain a matter of debate. इसके ऊपर डिबेट हो सकती है. As we have discussed earlier, under the constitutional provisions, it is the provision that the Prime Minister should inform all decisions of his cabinet to the President, जो कहाँ लिखा है आर्टिकल 78 में, कि जो भी कोई कैबिनेट का डिसीजन होगा उन सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे. द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. ये हम आपको पहले बता चुके हैं. ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उन सब के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को. In this context, there was a tradition in India that the Prime Minister used to visit the President every week to Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति भवन जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं. After Indira Gandhi's return to power in 1980, the tradition came to an end due to some contradiction that arose between the President and the Prime Minister. In 1987, the President accused Prime Minister Rajiv Gandhi of violating the constitution and traditions associated with democracy. Rajiv Gandhi, refuting the charge made it clear that the Prime Minister will have a duty to inform the President about the government's work. Article 78. The President only has to give his approval. This argument of Rajiv Gandhi can theoretically be considered a violation of Article 78 because the word duty is used in it. In other words, it is the responsibility of the Prime Minister to give information about governance related work, consult with him. देखिए राजीव गांधी ने जो कहा वहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट का वर्क था प्रेसिडेंट को उसमें अप्रूवल देनी थी. लेकिन यहाँ बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को हर चीज़ के लिए इन्फॉर्म करने के. With
द 42nd and 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इंदिरा गांधी ने किए थे. दी प्रीवियस ट्रेडिशन इन इंडिया became part of the written constitution. As a result of these amendments, means changes, the scope of presidential privileges became limited. Article 74 clarifies that the president shall act only as advised by the cabinet. जो भी कैबिनेट एडवाइस करेगी उनको उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा. द प्रेसिडेंट कैन एट मोस्ट आस्क द कैबिनेट टू रिकंसिडर द एडवाइस जर्नली और अदरवाइज, एंड आफ्टर दैट ही इज़ कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशनली. देखिए, अगर प्रेसिडेंट के पास को कोई एडवाइस दी जाती है और प्रेसिडेंट को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो कैबिनेट को कहेंगे आप इसे रिकंसिडर करिए. लेकिन अगर फिर उनको बोला जाए नहीं हम तो यही करने वाले हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, प्रेसिडेंट को फिर उनकी बात माननी ही पड़ेगी. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. An analysis of the relationship between the President and the Prime Minister from 1950 to 2019 revealed that the real status of these two depends to a large extent on their personality, the situation and their position in administration. जैसे आजकल आप देख रहे हैं दोनों ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का काफ़ी अच्छा एक बॉन्डिंग है. If the president have an influential personality, he can influence the decision of the cabinet to a great extent. But if the personality of the prime minister is more effective than that, as the opinion of the political scholars, President Fakhruddin Ali Ahmad and Gyani Jail Singh in front of Mrs. Indira Gandhi remained as a signing machine. उनका अपना कोई उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो भी इंदिरा गांधी ने कहा उनको उसे मानना पड़ा. यही है ना कि पर्सनालिटी किसकी कैसी है. जैसे आजकल मोदी की पर्सनालिटी है, मोदी जो कहते हैं और उनको मानना ही होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज दैट एज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और कोएलिशन, द प्राइम मिनिस्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. यूजुअली देर इज म्यूचुअल हार्मनी बिटवीन द टू फॉर दिस रीजन. This phase of the alliance of Indian politics has revived the relationship between the two. Prime Minister, Party and Parliament. In parliamentary democracy, जैसे हमारे इंडिया में है, the Prime Minister is a member of Lok Sabha. Prime Minister लोकसभा के मेंबर होते हैं. Being the leader of the majority party, देखिए आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठे होते हैं, वो लोकसभा में बैठे होते हैं. मोदी को आप कभी चेक करिएगा जब सेशन चलता है, थोड़ा सा न्यूज़ देखना जरूरी है सभी के लिए. Being the leader of the majority party, he has to face government pressure due to ideological differences with other political parties. देखिए, कोई भी अगर दो पार्टी होती है, वो पार्टी क्यों होती है दो अलग अलग? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है. किसी एक आइडियोलॉजी को लेके ही कोई एक पार्टी बनाई जाती है. अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज अपोजिशन लीडर्स एंड बीइंग प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द बिल्स, प्रपोजल्स एंड एनुअल बजट टू बी प्रेजेंटेड ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आवर आप जानते होंगे, पार्लियामेंट में लोकसभा में एक क्वेश्चन आवर होता है. वहाँ पे क्या होता है, कोई भी किसी को अगर जब अपोजिशन पार्टी का हो या उनकी अपनी पार्टी का हो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं. तो एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आवर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू आंसर द क्वेश्चंस in the role of both the real executive and the ruling. It is difficult for any prime minister to face the allegations and criticism of the opposition. नहीं, पर अपोजिशन अगर क्रिटिसिज्म करेगा तो फेस तो करना ही है, आप आंसर करें उनका, उन्हें करना होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर टू फेस द एलिगेशंस, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, क्रिटिसिज्म जो भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है ऑफ द अपोजिशन. In the role of Prime Minister, he also has to solve the regional and personal problems of his own party. देखिए, अगर
रीजनल पार्ट, कई बार क्या होता है कि कहीं पे उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ उन्हीं की पार्टी में कुछ लोग हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है वो प्राइम मिनिस्टर को सॉल्व करनी होती है. एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन पार्टी, अपनी पार्टी के अंदर कुछ कई बार होता है, कुछ दो नेता होते हैं जो आपस में गुटबाजी करने लगते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी प्राइम मिनिस्टर को ही सॉल्व करना होता है. अलाइज एंड एमपीज ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, उनके साथ जो अब जैसे अभी जो हमारी गवर्नमेंट है ये क्या है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो उसमें कई सारे अलाइज हैं इनके. तो कई बार होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर बीजेपी ने कुछ डिसाइड किया लेकिन दूसरी पार्टीज़ को पसंद नहीं आ रहा, तो उनके बीच में थोड़ा सा आपस में जो कुछ तनातनी होती है उसको भी प्राइम मिनिस्टर को ही सॉल्व करना होता है. एंड एमपीज ऑफ अपोजिशन पार्टीज, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेज an important role in sitting with the speaker of the Lok Sabha and preparing the agenda and establishing order in the house. ये काम भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का ही है. द प्रेसिडेंट डिजॉल्व्स द लोक सभा इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर. देखिए मैंने आपको पहले बताया था प्राइम मिनिस्टर जब चाहे प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप लोकसभा को डिजॉल्व कर दीजिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ, ये हम बता चुके हैं आपको, ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एंड डिमांड अ जनरल इलेक्शन. डिजॉल्व हो जाएगी लोकसभा तो इलेक्शन होगा ही. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ वेपन दैट कैन इमीडिएट members of the Lok Sabha, and the members of Lok Sabha can counter check the Prime Minister with no confidence motion. The Prime Minister is the declared and undisclosed universal leader of his party. The general election is the election of Prime Minister. जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, वो इलेक्शन होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करना होता है. अभी हुए थे 2019 में, उससे पहले 2014 में हुए थे. He holds the right to select candidates. Party members decide political activities under the guidance of Prime Minister, and the party programs also receives its support. The entire power of the Prime Minister is based on whether he is able to have an important place in his party, capable of party leadership, and getting the support of the majority of party. If his party loses its majority in parliament or revolts against it, all its powers become zero. मोदी के केस में तो ऐसा है नहीं, उल्टा है. If we analyze the relations of party system and executive in India since the establishment of parliamentary democratic system, we will find that the role of the Prime Minister has been a long disputed topic of Indian political system. The position, role of party and its relationship with the Prime Minister has not been defined in the Constitution and it has not been clarified. हर चीज़ तो Constitution में नहीं लिखी. Traditions, political requirements and circumstances have been developed and defined as this additional constitutional structure. Sometimes these disputes have been openly exposed to both the government and the party head between the Prime Minister versus the party president through the media. According to political experts, during the tenure of Pandit Jawaharlal Nehru, the power of the party was concentrated in the hands of government. But the situation changed after his death. Till now, practically the Prime Minister was elected as the party president. But after the death of Pandit Nehru, the party president Kamraj played a key role in the selection of Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi as the Prime Minister. After the partition of Congress party, देखिए ऐसे हुआ था जब नेहरू मर गए थे, नेहरू के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे काफ़ी एक्सपीरियंस भी थे और उस समय उनकी कैबिनेट में भी थे, तो इसलिए इनको तो आसानी से चुन लिया गया, इलेक्ट कर लिया गया. लेकिन इनके बाद में जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, इन दोनों के बीच में था कि किसको बनाया जाए. तो जो पार्टी के लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने सोचा था हम इंदिरा गांधी को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी को कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो था नहीं, तो वो जिस तरह से चाहे उनको नचाएंगे. लेकिन ऐसा बाद में हुआ नहीं. इंदिरा गांधी ने उन लोग की बात नहीं मानी, तो वो अपने हिसाब से काम करने लगी, तो इसलिए उनकी पार्टी के दो पार्ट हो गए थे. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधीज डोमिनेंस ओवर द कांग्रेस पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड.
In 1977, when the Janata Party government was formed under the leadership of Morarji Desai, the party's president Chandrasekhar was aware of his powers and rights as the president of the party. After the short-lived rule of the Janata Dal in 1980, देखिए 77 में इलेक्शन हुए, जनता दल आया, लेकिन 3 साल में ही उनकी गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि मेन वो ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वहाँ पे वो उतने टाइम में 2-3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए. तो फिर 1980 में इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी फिर से आई. Indira Gandhi again became the Prime Minister with a large majority, and the post of the party president became unaffected in the same way as it was after 1971. After his death, his son Rajiv Gandhi became Prime Minister and President of the party. जो Prime Minister था वही President था. His role in the running of the party was decisive. Prime Ministers after Rajiv Gandhi could not emerge as a powerful ministers in the absence of a strong hold on their party and in the era of coalition short-term government. कोalition गवर्नमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज़ को एक साथ लेके चलना अपने आप में एक प्रॉब्लम है. और हर जितनी पार्टी फिर गवर्नमेंट बना रही है उन सबको चाहिए कि हमें जो पोर्टफोलियो मिले वो ऐसे मिले जो इम्पोर्टेंट हो, तो उन सब की बात मानना. उसलिए प्राइम मिनिस्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता उनका. अच्छा है कि इस समय जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट है. In the UPA government of 2004, due to not having support of the people for Dr. Manmohan Singh, the party president influence on decision making very visible. On the other hand, in the NDA's BJP government in 2014, Prime Minister Narendra Modi has a direct influence on the party and other subjects. Thus, it can be said that the role of the Prime Minister depends on his position in the party and charismatic personality, electoral role and the support of the people. Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee and Narendra Modi appeared on the basis of these characteristics as a strong prime minister in their party and nation, which was lacking among other prime minister. Prime Minister and the era of coalition politics. The Indian political system is going through a coalition phase. Coalition मतलब जब किसी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. The beginning of coalition politics in India has been a gradual development process and is still developing. Coalition politics has given a new look to the multi-party system. The powers and functions of the Prime Minister have also been affected. In 1977, the first non-Congress coalition government at the center was formed under Morarji Desai. At that time, वो इंदिरा गांधी के बाद जब आए थे, इंदिरा गांधी हार गई थी इमरजेंसी के बाद. 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी. उससे लोग बहुत दुखी हुए थे, बहुत मुश्किलें लोगों को हुई थी, बहुत एट्रोसिटीज़ इन्होंने लोगों के ऊपर की थी. तो 77 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो वहाँ पे लोगों ने इनकी पार्टी को हरा दिया और जनता दल की गवर्नमेंट बनी थी. द फर्स्ट नॉन कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज फॉर्म्ड अंडर मोरारजी देसाई. लेकिन यहाँ मुश्किल वाली बात ये थी कि मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट बनी ये इसने पूरे 5 साल नहीं किए. एट द टाइम द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह फेस डायरेक्ट चैलेंजेस ड्यू टू factionalism in the cabinet and eventually they had to lose their post. Since 1989, coalition politics weakened the importance of national parties due to no party getting a clear majority in the general election. During the tenures of 1996 National Democratic Alliance NDA government and the United Progressive Alliance UPA government जिसमें कांग्रेस एक पार्ट थी, NDA जिसमें बीजेपी एक पार्ट थी. Two coalition governments, the Prime Minister's position appeared to be weak. According to the constitutional provisions, the appointment and promotions of ministers is done by the President on the advice of the Prime Minister. But in reality, the Prime Minister is appointed by the President of various parties involved in the alliance according to their own interest. उसमें जो भी पार्टियाँ मिलके गवर्नमेंट बनाएंगी उन सब पार्टीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, तो इसीलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं होता. अच्छे डिसीजन वो नहीं ले सकते. कोई एक डिसीजन लेते हैं तो दूसरी जो पार्टी उन्हीं की गवर्नमेंट में जो दूसरी पार्टी है वो गुस्सा हो जाती है, तो उनको उन सबको लेके चलना होता है.
In this situation, the Prime Minister always appears frightened and weak. Parties in the coalition have been successful in getting the Prime Ministers to take decisions according to his and party interest, which is a serious concern for democracy. Morarji Desai, Charan Singh, Chandrasekhar, I.K. Gujral, H.D. Devegowda, P.V. Narasimha Rao, personalities like are recorded in Indian democratic history as the image of a weak Prime Minister due to the weakness of his party. On the other hand, Prime Ministers like Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi have taken over and served as authoritative Prime Ministers due to their strong hold on the party and public ड्यू टू पार्टी मेजॉरिटी. जब भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी पार्टी की होगी तो प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा, वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा. अपने उनकी जो पार्टी होगी वो कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ बोलेगा नहीं. प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू द स्ट्रांग होल्ड ऑन द पार्टी एंड पब्लिक ड्यू टू पार्टी मेजॉरिटी. दस it can be said that the position of the prime minister in the parliamentary governance system depends on his personality in coalition government and his direct relationship with the people. चलिए कंक्लूजन. द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आर अनलिमिटेड. आपने पढ़ा कितनी सारी पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को. बेसिकली कंट्री को रन ही प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ही होते हैं. बट ही कैन नॉट एक्ट लाइक अ डिक्टेटर. He works only by being subject to the restrictions as per the constitutional rules and laws, and his existence is in danger if he disobeys these restrictions. तो उसके लिए फिर क्या होता है आपको पता है, जुडिशरी होती है. जहाँ भी कहीं इस तरह की कोई बात होती है जिसमें कि लगता है प्राइम मिनिस्टर ने वर्क ऐसा किया जो उनके जुरिस्डिक्शन से अलग था, तो जुडिशरी में लोग चले जाते हैं. अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल ओपिनियन, restrictions of majority of people opinion, curbs by fellow ministers, party men, opposition parties, governments in different states, pressure of chief ministers of states, pressure of parties joining coalition, presidential consultation, multi-party system, opposition parties, independent. No Prime Minister of India can become a dictator by having a judiciary and a fair election commission. जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं. और अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर की तरह वर्क कर रहे हैं तो जुडिशरी है, वहाँ पे जा सकते हैं. He can use his power within the constitutional limits. Based on the above discussion, we can say that in the Indian parliamentary democratic system, the post of Prime Minister is the most important post of the government. The position of the Prime Minister is more dependent on his personality, the position achieved in his party, the position of his party in the politics of the country, and the successes and failures achieved in national and international politics. In India, the chances of Prime Minister working as a dictator is almost not possible. In the 1977 Lok Sabha election, totalitarian Indira Gandhi had to face defeat. In short, it can be said that the basis of the power of any Prime Minister is just how much he can serve the nation. The constitutional parliamentary history of the past years have proved that the Prime Minister of India cannot become an autocratic ruler against public opinion even after his unlimited powers. देखिए 5 years में अगर आपने कुछ भी ऐसा किया कि लोग को लगता है आप डिक्टेटर बन रहे हैं, आप लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको फेस करना है पीपल को, वही पब्लिक होगी, आपको हरा देंगे. तो इसलिए जिसने भी अच्छे से नेशन को सर्व किया है वही एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर प्रूव हुआ है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. इसके बाद हम जुडिशरी के ऊपर सेकंड चैप्टर हमारा सेकंड जो इसका लेसन होगा उस पर बनाएंगे. देन जुडिशरी थर्ड लेसन है. थैंक यू.